हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज का टॉपिक रहेगा विद्युत रसायन। चैप्टर का नाम रहेगा। इसके अंतर्गत हम लोग सेल पढ़ेंगे। सेल, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत वाहक बल और इलेक्ट्रोड विभव को कैसे मेजर किया जाता है, SHE। तो वन बाय वन एक एक करके पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि चारों टॉपिक कवर कर लें। देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन कोशिश हमारी रही रहेगी कि चार टॉपिक कवर कर लें। तो टॉपिक है, चैप्टर का नाम पहले डालते हैं, यूनिट नंबर 2, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, ठीक है। तो ये हम इसको क्यों पढ़ने जा रहे हैं भाई? इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे एग्जाम में आएगा प्रश्न, इसलिए तो इसलिए पढ़ लीजिए। या अपने लाइफ को इजी या आसान बनाने के लिए, या आप दूसरे की लाइफ को आसान बनाने के लिए कुछ ऐसा इन्वेंशन कर पाएँ कि जो बैटरी हम मोबाइल में यूज करते हैं वो एक बार चार्ज करने पर 1 महीना चल जाए। हाँ, ऐसा बैटरी आप बना सकते हैं कि वन टाइम चार्ज करिए और सालों तक आपका मोबाइल काम करें। जी हाँ, जैसे कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं ना, मतलब उसकी पावर, कैपेसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। कैसे है कि जो हम जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही देन है कि मैं अच्छा बैटरी यूज करके लॉन्ग टाइम तक, एक लंबे समय तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। यानी बैटरी जो मोबाइल में है वो विद्युत रसायन का ही देन है। दूसरा, आपके घर या जो इन्वर्टर होता है, द्वितीयक लेड संचायक बैटरी, लेड संचायक बैटरी या जिसे सेकेंडरी सेल कहते हैं, वो भी विद्युत रसायन का देन है। इसके अलावा धातु के निष्कर्षण, धातु के शोधन या कुछ कंपाउंड का निर्माण जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस सब को बनाने में भी विद्युत रसायन का बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभी डॉक्टर एक निश्चित इलेक्ट्रिसिटी देकर दिमागी हालत को सही करने में प्रयास करता है। तो ये सब जितने भी सेल्स हैं, बैटरीज, वो विद्युत रसायन का ही देन है। तो ये क्यों देन है, मतलब क्यों इसका इम्पोर्टेंट है भाई? क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री है, यानी बहुत ही कम प्रदूषण करता तो है लेकिन कम करता है। अन्य जो उपकरण हैं या सोर्सेज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का, उससे कम है। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का एक तरीका है। कौन सी तरीका? विद्युत रसायन। तो आज जानते हैं कि सेल क्या होते हैं और रासायनिक ऊर्जा को कैसे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। आपके पास कौन सा वो टूल्स है जिसके द्वारा ये संभव हो पाया है। तो सबसे पहले कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, जैसे बोल्टा, ठीक है, पूरा नाम नहीं पता है, बोल्टा, गैल्वानिक, ठीक है। ये वैज्ञानिक सबसे पहले विद्युत ऊर्जा बनाने का प्रयास किया। किससे? रासायनिक पदार्थों से, ठीक है। तो ऐसे महान वैज्ञानिकों को सलाम। और फिर उनके जो सम्मान में जो उनके नाम है, गैल्वानिक सेल, वोल्टाइक सेल या वोल्टी सेल, तो उन्हीं का आज क्रियाविधि भी पढ़ेंगे और एक कुछ उसमें जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज पहले शुरुआत करते हैं सेल से, ठीक है। सेल, जिसको आप, अच्छा, सिंगल सेल और बैटरी, जो आप घड़ी, जो दीवार की घड़ी है उसमें सेल होता है, उसको बैटरी भी कह सकते हैं या सेल कह सकते हैं। लेकिन अपनी भाषा में हम बैटरी कह तो देते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब होता है एक सिंगल सेल। बैटरी नहीं कहलाता, क्योंकि सीरीज में जब जुड़ता है तब बैटरी कहलाता है। उसकी बात चर्चा बाद में करेंगे। तो सेल का काम क्या है? सेल का काम है बदलना। सेल का काम क्या है? बदलना। बदलना किसको किस में बदलेगा? तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हमें रासायनिक पदार्थों से क्या चाहिए? विद्युत ऊर्जा चाहिए, यानी बिजली चाहिए। हम रासायनिक चीज़ बना दें और उससे बिजली उत्पन्न कर लें। तो रासायनिक ऊर्जा को, यानी रासायनिक पदार्थ में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। उसको किस में बदल दें? विद्युत ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में विद्युत ऊर्जा। रासायनिक पदार्थों से, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दें तो वो बैटरी कहलाएगा, यानी सेल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। एक तो ये सेल होगा। एक दूसरा सेल होगा जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे। तो जो
ये सेल होगा जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, उस सेल का नाम है विद्युत रासायनिक सेल। क्या है? विद्युत रासायनिक सेल। जो क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। और दूसरा जो सेल होगा विद्युत अपघटनी, कौन सा? विद्युत अपघटनी, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। तो इसका भी बहुत महत्व है कि धातुओं के शोधन में, एक धातु को दूसरे धातु को पॉलिश कवर चढ़ाने में, नहीं, एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का क्या करते हैं? कोटिंग करने में। जैसे मान लीजिए चांदी के ऊपर सोने का कोटिंग करना है, लोहे पर जिंक का कोटिंग करना है, या धातु एल्युमिनियम या सोडियम धातु को निष्कर्षण करना है, तो इस विद्युत अपघटनी सेल का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और ये सेल का उपयोग हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए करते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल को और क्या नाम दे देते हैं? गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल, ठीक है, गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक वैज्ञानिक के सम्मान में गैल्वानिक सेल। और इस तरह से वोल्टा जो थे उनके सम्मान में इस सेल को वोल्टा सेल भी बोलते हैं, या वोल्टाइक सेल, वोल्टी या वोल्टा सेल। ठीक है, वोल्टी सेल। तो ये दो वैज्ञानिकों के सम्मान में दो नाम है, और जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है इसलिए विद्युत रासायनिक सेल नाम है। और यदि जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है सेल में, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, तो इनसे बने हुए जो इन दोनों इलेक्ट्रोड से बने हुए जो सेल होगा उसको डेनियल सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेनियल सेल। अब आपको बताना है क्या ये भी वैज्ञानिक थे, और वैज्ञानिक थे तो क्या काम किए। ठीक है, तो आपने चार नाम एक ही जैसा मिलता जुलता पढ़ लिया कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलेगा उसे हम सेल कहते हैं। यदि ऐसा करता है तो विद्युत रासायनिक सेल कहलाएगा, इसका उल्टा करेगा तो विद्युत अपघटनी सेल होगा। अब विद्युत रासायनिक सेल का और क्या नाम है? गैल्वानिक सेल, वोल्टी सेल। और जब हम जिंक और कॉपर इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में तो वो डेनियल सेल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आज हम इसका मैकेनिज्म भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? क्रियाविधि की, ये कैसे काम करता है, कैसे विद्युत देता है, और उसमें इलेक्ट्रोड विभव क्या है, और सेल विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, और कैसे निकालते हैं, और इलेक्ट्रोड विभव को मापन कैसे करते हैं। तो वन बाय वन तो हम एक डायग्राम बनाने खींचने जा रहे हैं, किसका? विद्युत रासायनिक सेल का या गैल्वानिक सेल का। ठीक है, उस गैल्वानिक सेल को हम डेनियल सेल कब नाम दे देंगे? जब हम उसमें इलेक्ट्रोड क्या इस्तेमाल करेंगे? जिंक एनोड के रूप में और कॉपर कैथोड के रूप में, तब उस गैल्वानिक सेल का नाम क्या दे देंगे? डेनियल सेल। तो देखिए, एक सिंपल सा एक पात्र ले लेते हैं जिसमें हमने ले लिया है, इधर ले लिया है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट एक्वस यानी पानी में है, और इसमें डुबा दिया है जिंक का रॉड यानी जिंक का प्लेट। ठीक है, ये है जिंक मेटल सॉलिड में। और दूसरे पात्र में ले लिया है इधर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इधर क्या है? CuSO4। ये विद्युत अपघट्ट की तरह काम करते हैं, मतलब जो आयनों भी वजह से जाते हैं। और इसमें डिप कर दिया गया है क्या? कॉपर रॉड सॉलिड। ठीक है, अब इन दोनों को बाहर वायरिंग कर देते हैं यानी तार द्वारा, और उनके बीच में एक मशीन लगा देते हैं वोल्टामीटर, और दोनों को ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया स्विच है जो ऑन ऑफ करेंगे, ये है वोल्टामीटर। ठीक है, वोल्टामीटर या वोल्ट मीटर जो भी आप कह लें, वोल्ट मीटर या वोल्टामीटर। ये बाहर से परिपथ हुआ, अंदर आयनों को कंप्लीट करिए। देखिए यहाँ से यहाँ केवल बाहर तार द्वारा हुआ है, अभी इनर सर्किट यानी परिपथ पूर्ण नहीं हुआ है। तो पूरा करने के लिए हमें एक और चीज़ की जरूरत पड़ेगी, लवण सेतु। क्या इस्तेमाल करना है? लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। इस साल्ट ब्रिज में क्या भरा होता है भाई? लवण भरा होता है। और ये ब्रिज का क्यों कहलाएगा? कि दो चीज़ों को जोड़ रहा है। ये किसको जोड़ रहा है? दो अर्ध सेल को। ठीक है, ये क्या है? लवण सेतु, क्योंकि इसमें लवण भरा है। कौन सा लवण भरा है भाई? साल्ट कौन सा भरा है? पोटेशियम के साल्ट, चाहे वो सल्फेट हो, पोटेशियम सल्फेट हो, या पोटेशियम क्लोराइड हो, या पोटेशियम नाइट्रेट हो। अच्छा, इसको ही पोटेशियम के साल्ट को ही क्यों लेते हैं?
आप कमेंट सेक्शन में यदि आपको पता है तो लिखें, नहीं तो कभी जब मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा तो इसमें आ जाएगा आंसर। देखते रहिए ध्यान से। अच्छा, ये जो बायां साइड में बनाया हूँ, देखिए इसमें कैसे ये यू लाइक ट्यूब है, जैसे ये यू लाइक ट्यूब है और इसमें लवड़ भरा गया है, तो टीके कैसे उल्टा करेंगे तो गिर जाएगा। तो इसमें क्या भरा होता है, अगर अगर, ठीक है, अगार अगार या अगर अगर, एक क्या है शैवाल है, क्या है शैवाल। इसको गर्म करके इसको इसमें चिपका दिया गया, फिर इसमें आप क्या भर देंगे, पोटेशियम के साल्ट और एक्वस। इसमें जो क्या हो जाएगा, पोरस हो जाएगा और चिपक जाएगा। तब इसको उल्टा करेंगे तो थोड़ा बहुत निकल आएगा, लेकिन इसके अंदर नम बना रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से ग्लास केवल नहीं है, ये ग्लास के अंदर अगर अगर भरा है, जो इसको क्या करता है, स्टिक इसके अंदर सोख्ता जैसा बना देता है। और जब इसमें के पोटेशियम सल्फेट डालते हैं तो ये गीला रहेगा, और जब पलटेंगे तो ये बरकरार रहेगा, नमी इसके अंदर क्या रहेगा, बरकरार रहेगा, ठीक है। तो लवण सेतु का फंक्शन भी आता है, यानी क्या कार्य है वो भी आता है। तो पहले हम इसकी क्रियाविधि समझा दें, फिर लवण सेतु का भी इंपॉर्टेंस बता देंगे, ठीक है। तो हम जनरली गैल्वानिक सेल में एनोड इधर बनाते हैं, इसको क्या लिखते हैं, एनोड। क्यों बनाते हैं भाई, एनोड क्यों कहते हैं, तो एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कौन सी घटना, ऑक्सीकरण। और कैथोड जो इधर साइड लेते हैं वो कैथोड लेते हैं, ये इस पर हमेशा क्या होता है, अपचयन होता है। यानी अपचयन कैथोड पर होता है, ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। ये हमेशा याद रखना है, चाहे बैटरी कोई भी हो, यानी सेल कोई भी हो, बैटरी नहीं, सेल कोई भी हो। इस पार्ट को एनोडिक पार्ट, इस पार्ट को कैथोडिक पार्ट, दोनों लवण सेतु से जुड़े हैं, बाहर बाहर वोल्टामीटर से और स्विच के द्वारा ऑन ऑफ हो जाएगा। हमने चलो जो लवण सेतु में हम केवल एक सवाल्टर ले लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट, हम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था। अब इसकी क्रियाविधि की बात कर लेते हैं भाई, कि ये कैसे काम करता है, कैसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यह आपको जानना क्या है, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। आप किसी भी लवण सेतु, यदि धातु को, जैसे ये धातु की टुकड़ा है या जिंक है, जिंक सल्फेट में आप डुबा देंगे, किस में डुबा दीजिए, जिंक सल्फेट में डुबा देंगे, तो ये धातु अपने इलेक्ट्रोड के बीच, यानी जो धातु है और अपने लवण के विलयन के बीच, धातु विलयन के बीच अपने आप एक पोटेंशियल जनरेट होता है। कौन सा पोटेंशियल जनरेट होता है, विद्युत विभव। कौन से विभव, इलेक्ट्रोड विभव। यानी ये इसको जिंक को आप इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य विलयन के बीच एक अपने आप एक पोटेंशियल डेवलप होता है, यानी विभव उत्पन्न होता है, जिससे आप इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड विभव रखा गया है, एक जिंक का इलेक्ट्रोड है, दूसरा कॉपर का है। एक जिंक सल्फेट में डूबा है, एक कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ है। तो इन दोनों के ये अर्ध सेल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अर्ध सेल, क्योंकि ये अर्ध सेल दोनों मिल के, ये दोनों जब मिलेंगे तब ये सेल है, क्या है, तब ये सेल है। ध्यान दीजिएगा, ये कैथोड एनोडिक पार्ट है, अर्ध सेल, ये कैथोडिक पार्ट अर्ध सेल, दोनों जब मिलेंगे जुड़ेंगे एक साथ तब ये पूरी तरह से एक सेल हुआ। तो इस जिंक सल्फेट में डूबा है तो इन रॉड और इसके विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न होगा, और कॉपर के सल्फेट में डूबा है तो इसके बीच विभव उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसको ये जो क्यों उत्पन्न हो रहा है ये भी जान लिए, कि इलेक्ट्रोड विभव जो उत्पन्न हो रहा है क्यों उत्पन्न हो रहा है, तो उसका समझिए। एनोड पर घटना क्या हो रही है, एनोड पर, तो ये जिंक जो है सॉलिड में जो मेटल है वो अपने आप नेचुरल फिनोमेना है कि जिंक आयन में बदल रहा है, क्या करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके। तो कौन सी घटना हुई, ऑक्सीकरण। कौन सी घटना हुई, ऑक्सीकरण। जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन त्याग करके, थोड़ा क्लियरिटी के लिए मिटा रहा हूँ, जिंक आयन में आ गया, तो अपना यहाँ क्या छोड़ के आया है, इलेक्ट्रॉन। क्या करके आया है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ गया, जिंक आयन के रूप में यहाँ आ गया, तो ऑक्सीकरण हुआ। ठीक उस समय कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से जिंक इलेक्ट्रोड से कैथोड की ओर जाने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा इस पर, तो ये इलेक्ट्रोड जो होगा वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण। माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, इसकी वजह से एनोड जो है वो कैसा साइन हो जाएगा, माइनस, बताने के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, गैल्वानिक सेल में एनोड निगेटिव होता है, क्यों हो गया, क्योंकि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग करके जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता का ये निगेटिव हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ आया, तो इसमें कॉपर सल्फेट घुला हुआ था पहले से,
तो कॉपर आयन +2 है पहले से, और सल्फेट आयन भी है, यहाँ भी सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन यहाँ भी है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को पाकर कॉपर के रूप में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर के रूप में, सॉलिड के रूप में जमा हो जाएगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉपर आयन जाता जाएगा, कॉपर आयन जाता जाएगा, तो धन आवेश यहाँ बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसको क्या दिखाते हैं, कैथोड क्या होता है, धन। कैथोड क्या होता है, धन चिन्ह से दिखाते हैं, एनोड को ऋण चिन्ह से दिखाते हैं। ऋण और धन का कार्य पता हो गया। यहाँ कॉपर कहाँ जा रहा है, कॉपर धातु के रूप में जमा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैथोड पर क्या हो रहा है, कॉपर 2+ आयन एक्वस था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कॉपर धातु के रूप में जमा हो गया। तो यहाँ हुआ क्या भाई, अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन। अब कुल नेट रिएक्शन क्या हुआ टोटल मिला के, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन, और अपचयन को क्या लिखते हैं, रिडक्शन। तो दोनों घटना 2 अर्ध सेल में हो रही है, तो दोनों घटना जब एक साथ हो रही है तो ये कहलाता है रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX। तो कौन सी घटना हुई टोटल, रिडॉक्स, रिडॉक्स हुई। दोनों को जोड़िए, देखिएगा, जिंक सॉलिड, कॉपर 2+ आयन एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो त्याग किया है वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन किया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो गया। और बचा है जिंक 2+ एक्वस, एक्वस यहाँ अंडरस्टूड है, प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये नेट रिएक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ उसकी वजह से, किसकी वजह से, रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ये इसमें जो विद्युत विभव उत्पन्न हुआ है, विद्युत जनरेट हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से, इसमें बताने लगेगा, वोल्ट मीटर बताने लगेगा कि इसमें कितना विभव है। जब हम स्विच ऑन कर दिए हैं तो करंट किधर फ्लो हो रहा है भाई, धारा, विद्युत धारा किधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन इधर गया, धारा इधर गया, वोल्टामीटर क्या पढ़ा, वोल्ट बताया, धारा नहीं, धारा तो एम्पियर बताता है, तो वोल्टामीटर बताया। यदि हम कॉपर सल्फेट की जो सांद्रता ले लिए हैं 1 मोलर, यानी 1 मोल 1 लीटर में घुला है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का विलयन क्या है, कॉपर सल्फेट की मात्रा 1 मोल है, और कितना पानी है, 1 लीटर। यदि 1 मोलर रेशियो का सांद्रता वाला विलयन है, इधर भी जिंक सल्फेट 1 मोलर वाला विलयन है, और इसका तापमान, जैसे ये प्रक्रिया होती है तो ये सेल गर्म हो जाता है। तो गर्म होने से बचाने कुछ उपाय ऐसा कर लेते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन रहे। कितना टेम्परेचर रहे भाई, 25 डिग्री सेल्सियस रहे, या केल्विन में बात करें 298 केल्विन में बरकरार रहे। और सांद्रता कितना है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है। यदि कोई गैसियस चीज़ लेना है तो अलग बात है, अभी हम आयनिक आयन्स ले रहे हैं। तो ये अवस्था यदि है तो इसको मानक अवस्था ये हो जाएगी। कौन सी अवस्था हो जाएगी, मानक अवस्था। तो अभी बताएंगे, मानक इलेक्ट्रोड व्यू बताएंगे, अभी ध्यान से सुनिए। तो घटना क्या हुई, जिंक पर ऑक्सीकरण, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर अपचयन, यहाँ रिडॉक्स विक्रिया। तो इसमें वोल्टामीटर में वोल्ट यानी कितना वोल्ट जनरेट हो रहा है, दोनों एक सेल से कितना वोल्ट पैदा हुआ वो बताएगा। तो कितना वोल्ट पैदा हुआ भाई, इसका जो वोल्ट है वो बता रहा है कि इसमें 1.1 वोल्ट आ रहा है। कब, मानक अवस्था पर। ये कौन सी अवस्था है, मानक अवस्था है, ठीक है, मानक अवस्था पर इतना वोल्ट आ रहा है इस सेल का। तो क्या आ रहा है, मानक वोल्ट आ रहा है, यानी सेल का विभव आ रहा है, ठीक है ना, सेल का विभव आ रहा है, सेल का कितना पावर है इतना आ रहा है, बता रहा है। अब इलेक्ट्रोड विभव कैसे समझे, अभी ये घटना समझ में आई कि यहाँ पर ऑक्सीकरण, यहाँ पर अपचयन, ये रिएक्शन लिखा गया, टोटल रिएक्शन हुआ, यहाँ लॉस हुआ, यहाँ गेन हुआ, और लवण सेतु उसमें अपना क्या रोल निभा रहा है। फिर इलेक्ट्रोड विभव की ओर जाएंगे, लवण सेतु क्या रोल निभा रहा है। जैसे जिंक यहाँ पर जिंक आयन के रूप में आ रहा है तो यहाँ पर प्लस की संख्या बढ़ती जाएगी, धन आयन की संख्या बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन इधर जाकर कॉपर आयन यहाँ पर जाता जाएगा। तो कॉपर सल्फेट से ये कॉपर आयन चला गया तो सल्फेट आयन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कॉपर आयन कॉपर के रूप में जमा हो गया। तो यहाँ पर ऋण आयन की संख्या बढ़ रही है। तो इसको बराबर बनाए रखने के लिए यहाँ लवण सेतु में जो धनायन ऋण आयन है, तो धन आयन क्या होने लगेगा, धन आयन इधर,
धन आयन किधर बहने लगेगा, कैथोड की ओर, और ऋण आयन किधर बहने लगेगा, एनोड की ओर। क्योंकि यहाँ धन आयन बढ़ गया है तो सल्फेट इधर, यदि पोटेशियम सल्फेट लिए हैं तो सल्फेट इधर आने लगेगा, और इधर प्लस आने वाले में कौन आने लगेगा, जो धन लिए हैं पोटेशियम आयन इधर आने लगेगा, सल्फेट आयन इधर आने लगेगा। इस तरह से लवण सेतु दोनों विलयनों में आयन की उदासीनता को बराबर बनाए रखता है, यानी विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। लवण सेतु का पहला काम नोट करिए, लवण सेतु का पहला काम क्या है, विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ठीक है, कैसे आप अभी देखे हैं कि धन आयन इधर बढ़ता है तो इधर ऋण आयन भेजता है साल्ट ब्रिज में से, लवण सेतु से, और इधर ऋण आयन बढ़ता है तो इधर धन आयन भेजता है। दूसरा, पहला काम हुआ। दूसरा काम है कि दोनों सेल, अर्ध सेलों को जोड़कर विद्युत परिपथ पूर्ण करता है। तो क्या करता है, विद्युत परिपथ पूर्ण करता है। ठीक है, विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। और एक और चीज़ है, एक सुने रहिए, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। एक टर्म सुने रहिए, बस आपको सुनने रहना है, क्या, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। बस तीसरा पॉइंट। अब क्या है ये चीज़, आप जब हायर लेवल में जाएंगे तो आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है, विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ठीक है, ये लवण सेतु का काम हो गया। आपसे मैं पूछा था कि पोटेशियम के ही लवण क्यों लेते हैं, क्योंकि ये इन दोनों साइड, एनोडिक पार्ट और कैथोडिक पार्ट, दोनों ही साइड किसी से कोई मतलब नहीं रखते, यानी एक न्यूट्रल बनाए रखते हैं, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इसको पोटेशियम को हम लेते हैं। ठीक है ना, पोटेशियम की लवण लेते हैं। तो एनोडिक पार्ट, कैथोडिक पार्ट में क्या घटना हो रही है, टोटल कैसे घटना हो रही है। अब इलेक्ट्रोड विभव कैसे जनरेट होता है, अपने आप होता है कि धातु को धातु विलय में रखते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रोड विभव को वोल्टामीटर द्वारा नापा गया। अब यदि अलग से इसका विभव बताना होगा तो कैसे बताएंगे, तो इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से नापना होगा कि इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है। ये तो टोटल बताया है, 1.1 के आया है। मानक अवस्था पर इस डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड विभव कितना, सेल का विभव आया है। सेल का मतलब पूरा सेल हो जाएगा। तब मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप सोचेंगे कि ये अर्ध सेल का विभव कितना है, अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव कुछ अलग होगा, इस अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव कुछ अलग होगा। दोनों को जब कनेक्ट किया गया है तब सेल बना है, तो सेल का विभव कहलाएगा। तो सेल विभव कितना आया है, 1.1 वोल्ट आया है। तो कैसे आया है, तो वोल्टामीटर बता रहा है, लेकिन अलग अलग कितना कैसे आया निकालते हैं, तो अलग अलग निकालने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE चाहिए होगा। तो उसको भी देखेंगे, पहले आप इसको इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाएं। ठीक है, चलिए अब इसको मैं मिटाता हूँ और अब बताता हूँ कि अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालते हैं। सेल विभव कैसे निकालेंगे, गणितीय रूप मतलब कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको मिटाकर आपको समझाते हैं। क्या समझाते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत वाहक बल, और कैसे मेजर करते हैं। तो फिर से देखिए, ये है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें डुबाया गया क्या है, जिंक का रॉड। तो जिंक रॉड और जिंक सल्फेट के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। इसको हम किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। फिर से समझ लीजिए, धातु की छड़ को धातु लवण विलयन में डुबाएंगे तो धातु और विलयन के बीच अपने आप एक विभव उत्पन्न होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। इसे दिखाते हैं। ठीक है, ये तो अर्ध सेल है ना। उसी तरह से अभी इधर कॉपर था, तो कॉपर का कुछ इलेक्ट्रोड विभव रहा होगा, जैसे कॉपर था इधर,
कॉपर को डुबाए थे कॉपर सल्फेट में, तो इसका ये अर्ध सेल था, तो ये कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, तो इसके बीच भी क्या आएगा, कुछ विभव आएगा, तो इसके विभव को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। अच्छा, इस सेल को, इस जो अर्ध सेल है इसमें कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट का जो सांद्रता है 1 मोलर ले लिया जाए, तो ये जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य के बीच जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे अब, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट। ई जीरो लगा कर क्रॉस कर देते हैं। ये मानक अवस्था पर, कौन सी अवस्था, मानक अवस्था भी बताए ना, अवस्था पर जब सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता कितना ले लिया जाए, 1 मोलर, और ताप कितना हो जाए 298 केल्विन, ठीक है। तो उस समय यानी सांद्रता 1 मोलर है और ताप 25 डिग्री सेल्सियस है या 298 केल्विन, एक बात एक ही है। इस समय जो इलेक्ट्रोड विभव है वही क्या कहलाएगा, मानक। तो इसको किससे दिखाएंगे, ई लगाकर इसके ऊपर नॉट का चिन्ह लगा दीजिए, ई नॉट, ठीक है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना आता है, किससे नापेंगे, इसका कैसे आया, कैसे नापेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। तो आपने सीख लिया ना भी, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है कि धातु धातु विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है, धातु धातु विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है, ये एनोडिक वाला था और ये कैथोडिक था, और दोनों को जोड़े थे तो एक सेल बना था, दोनों को जोड़ने पर क्या बना था, एक सेल बना था। साल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ी थी और परिपथ सेल तार द्वारा जुड़ा था तो सेल बना था। तो इन दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं, सेल विभव। तो एक इलेक्ट्रोड विभव दोनों के अंतर को क्या बोलेंगे, सेल विभव। तो सेल विभव क्या है, अर्ध सेल को जोड़कर एक सेल बना दिया जाएगा और इनके अंतर को, तो सेल विभव क्या होगा भाई, सेल विभव, ई सेल, क्या लिखेंगे इसको, ई सेल क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कैथोड का विभव, यानी इलेक्ट्रोड विभव कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। तो एनोड किसका था, इधर जिंक का था, इधर कैथोड किसका था, कॉपर का था। हम डेनियल सेल की बात बताए हैं भी ना। तो इस कैथोड में से एनोड को घटा दीजिए, और मानक अवस्था पर यदि आप निकाल रहे हैं, यही चीज़ मानक अवस्था आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ नॉट लगा देंगे, ये नॉट हो जाएगा, ठीक है, मानक अवस्था पर हो जाएगा, ठीक है। तो सेल विभव निकालने के लिए कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को घटा दीजिए। तो इसको कैथोड किधर लेते हैं, राइट में, किधर लेते हैं, राइट, इसको किधर लेते हैं, लेफ्ट में। तो चाहे कैथोड माइनस एनोड करिए, चाहे लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट करिए, ठीक है। तो मानक अच्छा एक और चीज़ समझिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो अभी SHE के द्वारा हम निकाला जाएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकाला जाएगा ना अर्ध सेल का, कैसे निकाला जाएगा, SHE के द्वारा, अभी उसको बताएंगे। पहले सेल विभव निकालना सीख गए, तो सेल विभव के साथ साथ एक विद्युत वाहक बल होता है, क्या होता है, विद्युत वाहक बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्टकट क्या बोलेंगे, EMF। ये क्या चीज़ है, तो जब सेल है, सेल था ना अभी, दो सेलों अर्ध सेलों को जोड़कर, ठीक है, दो अर्ध सेलों को जोड़ा गया था, ये साल्ट ब्रिज था। तो ये जब इसमें हम इसका स्विच ऑन न करें, स्विच क्या है, SWITCH, स्विच ऑफ हो, स्विच ऑफ का मतलब इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो न हो, धारा नहीं लिया जा रहा हो, तब जो सेल का विभव है, सेल का विभव क्या कहलाएगा, EMF कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। मतलब जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है सेल से, तो उस समय, किस समय, जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो जो इसका सेल विभव होगा वही विद्युत वाहक बल कहलाएगा,
विद्युत वाहक बल कुछ नहीं है, जब धारा नहीं बह रहा है तब हो रहा है। अच्छा, एक एग्जांपल समझ लीजिए कि कैसे हम इसको समझेंगे। घड़ी की जो दीवार वाली घड़ी है उसमें सेल लगा है, समझने के लिए बता रहा हूँ केवल। जब आप घड़ी में लगाए हैं तो सेल विभव है, और घड़ी से निकाल देंगे, जब पैकेट लाइए बाज़ार से, घड़ी का पैकेट मतलब नया नया सेल लाइए, तो उस समय क्या है, बिना घड़ी में लगाइए मत, बाहर रखिए, तो वो उस समय उसकी जो पोटेंशियल है सेल की, वो क्या है, विद्युत वाहक बल है, कि अभी वो यूज में नहीं है। और जैसे ही घड़ी में लगाएंगे तो वो कहलाएगा क्या, सेल विभव कहलाएगा। सेल का विभव, सेल विभव, जब आप उससे काम नहीं ले रहे हैं तब वो उसका सेल विभव क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल, यानी अधिकतम विभव है वो, क्या है, अधिकतम विभव सेल विभव विद्युत वाहक बल है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि अर्ध सेल को नापते कैसे हैं। तो हमने बताया आपको किससे नापते हैं भाई। अच्छा, एक एग्जांपल लेके अभी इसको समझा देंगे हम अभी कैसे। जब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को से दो अर्ध सेलों को निकालेंगे तो इस फार्मूले पर रखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि 1.1 कैसे आया है। मैंने भी बताया ना, सेल विभव जो डेनियल सेल का जिंक और कॉपर का जो डेनियल विभव कितना आया, 1.1 वोल्ट आया है ना, कैसे आया बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हम पहले समझ लीजिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये क्या होता है। कभी कभी इसका कंस्ट्रक्शन और इसका मैकेनिज्म पूछ लेता है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको एस स्टैंडर्ड का एस, हाइड्रोजन का एच, इलेक्ट्रोड का ई। सी क्या है, सी के द्वारा हम किसी इलेक्ट्रोड का क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं। कब निकालते हैं, मानक अवस्था पे। तो क्या है, कैसे कंस्ट्रक्शन, देखिए एक बीकर ले लीजिए, इसमें HCl विलयन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, HCl, और उसकी मोलरता कितनी हो, वो 1 मोलर है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे सिस्टम को ऑपरेट मतलब टूल्स को ऐसे सिस्टमाइज करिए, अरेंज करिए कि कैसे, देखिए ये बड़ा सा ग्लास का है ऑपरेटस, इसमें छोटा सा और कैपिलरी लाइक एक ग्लास है, ऐसे अरेंज है। ठीक है, इस तरह से कि बीचों बीच इसमें से क्या है, वायर आया है, तार आया है। ये तार किसका है, प्लेटिनम का। ठीक है, और प्लेटिनम की धातु को इसके सिरे ब्लेड जैसा है, प्लेट इसमें डूबा हुआ है। थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये ऐसे डूबा हुआ रहेगा बिलियन में, HCl बिलियन में क्या है, डूबा हुआ है प्लेट। ये क्या है, प्लेटिनम की धातु है, इसके साथ साथ कार्बन भी है। ये प्लेटिनम का तार है, और यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से एक छिद्र है जिसके द्वारा हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर, 1 ATM दाब पर भेजी जा रही है। इसमें ये गैस आएगा, इसमें आएगा, और यहाँ पर इस प्लेटिनम को जो धातु प्लेट है, इस पर घटनाएं कुछ होगी। कौन सी घटनाएं होगी भाई, इस पर बहुत सारी घटनाएं होगी, या तो ऑक्सीकरण या तो अपचयन, 2 चीज़ घटनाएं हो सकती है। फिर से सुन लीजिए, एक ऐसा कैपिलरी जिसमें प्लेटिनम का तार आया है, प्लेटिनम तार से यहाँ पर प्लेटिनम धातु फॉयल है, प्लेटिनम का क्या है, फॉयल है, और ये HCl विलयन है जो इसकी मोलरता 1 है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस का हवा भेजी जा रही है, जो इस सरफेस पर क्या होती है, क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, या तो ऑक्सीकरण या तो अपचयन। ये डिपेंड करेगा कि इस इलेक्ट्रोड को, SHE को किसके साथ जोड़ रहे हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये डायग्राम है, एक बार इसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ड्रा कर दिया गया। अब मान लीजिए किसको हमें निकालना है, अभी हमने लिया था इधर जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट में डुबाया गया है, तो इसके वायर को इससे कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ बीच में वोल्टामीटर लगा दीजिए। ये क्या है, जिंक है, और ये किस में डूबा हुआ है, जिंक सल्फेट में, और इन दोनों के साथ लवर सेतु भी है, अंडरस्टूड है। ये किससे जुड़े हुए हैं, लवर सेतु द्वारा जुड़े हुए हैं, ये अंडरस्टूड है। यहाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया समझने के लिए। ये एक सेल हो गया, ये अर्ध सेल है SHE। अच्छा, इसका विभव जो होता है SHE का, SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है 0 होता है, ये याद रखना है, ये माना गया है, यह होता भी है। मान लीजिए इसका 0 है,
और इस वोल्टामीटर में जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के साथ जोड़कर देखा गया तो इसका जो वोल्टामीटर बता रहा है -0.76 वोल्ट बता रहा है। कितना बता रहा है? 0.76। ये जिंक का होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे भाई? इसको लिखेंगे कैसे हम? अच्छा, ये इसकी सांद्रता कितनी है? 1 मोलर है इसकी भी। तो इसको लिखेंगे ई जिंक 2 प्लस जिंक, इसका बता रहा है -0.76 वोल्ट इलेक्ट्रोड विभव, किसका? जिंक का, रॉड का। अब इस तरह से यदि आप कॉपर का निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब जिंक को ऐसे जोड़ेंगे तो घटना क्या हुई, यहाँ पर घटना क्या क्या हुई, तो यहाँ पर समझिए, इसको मिटा देते हैं फिर बाद में लिख देते हैं घटना। तो हाइड्रोजन जो है गैस यहाँ से भेजी गई, तो प्लेटिनम धातु पर ये खाई सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो H2 गैस किस में बदल गया? H प्लस में। क्या करके? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो 2 बैलेंस करने के लिए 2H आयन, ठीक है। और जिंक क्या हुआ? सॉरी, यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ मैं उल्टा बता दिया, थोड़ा सा सुधार लीजिए। हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की गई, लेकिन यहाँ पर फिर से सुनिए, जिंक इलेक्ट्रोड को जब जोड़ा जाएगा तो जो बिलियन का H प्लस है, HCl से जो मिला है, H प्लस कहाँ से मिला है? HCl से। वो इलेक्ट्रॉन इधर आया है ना, जिंक ने लॉस किया है तो इलेक्ट्रॉन इधर आया है, तो इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन आया है, तो इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या बन जाएगा? H2 गैस बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। यानी इस प्लेट पर हाइड्रोजन प्लस अपचयित होकर हाइड्रोजन H प्लस आयन हाइड्रोजन गैस में लिबरेट हो रहा है। कब? जब हम जिंक धातु को इसको साथ जोड़ रहे हैं तब। तो यहाँ अपचयन, और जिंक का क्या हो रहा है? जिंक सॉलिड इलेक्ट्रॉन त्याग किया, जिंक आयन में बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। यदि जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो जिंक क्या हुआ? सॉलिड प्लस 2H प्लस, इधर जिंक सॉलिड एक्वस प्लस H2 गैस, यानी ये हाइड्रोजन H2 गैस में अपचयित हो रहा है और जिंक ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ये घटना हुई जिंक के साथ। और यदि आप कॉपर के साथ ऐसे करेंगे, कॉपर यदि मान लीजिए ले लिए हैं, देखिए यहाँ पर ये कैसा काम किया है? कैथोड का। यहाँ पे ये कैसा काम किया है? एनोड का। इधर वाला एनोडिक है, इधर कैथोडिक है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 0 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? कैसे दिखाते हैं भाई? हाइड्रोजन का SHE का विभव कितना होता है? 0 होता है। तो इसका जो विभव आएगा इतना आ गया। अब हम कॉपर का निकालना चाह रहे हैं कि कॉपर का कितना आता है, तो यहाँ पर हम ले लीजिए कॉपर ले लेते हैं, यहाँ पर कॉपर सल्फेट। तो इसको जब जोड़ेंगे साल्ट ब्रिज और इसके सहायता से, तो इसका जो वोल्ट आएगा उतना कितना आएगा? इसका वोल्ट आ रहा है प्लस में 0.34 वोल्ट। कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट में डुबाकर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे तो इसका जो वोल्ट आ रहा है कुछ ऐसे लिखेंगे, कॉपर 2 प्लस आयन। अच्छा, लिखने के लिए तरीका ये है कि पहले ऑक्सीकृत अवस्था फिर अपचयित अवस्था, तो कॉपर, और इसका कितना आ रहा है? प्लस 0.34 वोल्ट। ये कॉपर का आ गया, ठीक है। ये कॉपर का आया, जिंक का आया। अब दोनों अर्ध सेलों का सेल विभव कितना आया था? जोड़ने पर कितना आया था? 1.1 आया था ना। तो इस केस में यहाँ पर देखिए कैथोड की तरह काम करेगा। ये वाला पार्ट क्या है? कैथोड की। हमें इसको बनाना चाहिए था राइट हैंड साइड, क्योंकि कैथोड हमेशा दाहिने साइड बनाते हैं, और एनोडिक वाला जिंक था तो बाएं साइड बनाए थे, सही बनाए थे। लेकिन हम समझाने के लिए लिए हैं केवल ये बनाएंगे दाहिने साइड, SHE के साथ जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो चलिए, हमें दोनों का निकल गया। अब हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो हमने सेल निकालने के लिए, सेल विभव निकालने के लिए क्या किए थे? ई सेल राइट मतलब कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड किसका है? वो जो अपचयित होगा वो कैथोड होगा। तो कैथोड कौन है? कॉपर वाला कितना आया? 0.34 आया है। और एनोड का कितना आया है? देखिए माइनस पहले से है और इसका मान माइनस में भी आया है, तो माइनस 0.76। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 6 10 का 0, 7 3 10 11, 2.2 अंक पर है, 2 अंक पर ये वोल्ट आ गया।
तो ये क्या आया है, सेल विभव आया है, सेल पोटेंशियल, ठीक है ना, 1.1। तो दोनों से अर्ध सेलों का योगफल आया यानी डिफरेंस आया है। ये क्या आया, डिफरेंस, अंतर, इसी को बोलते हैं सेल विभव। और जब सेल इसमें जब बनाया था तो जब उसमें धारा नहीं बहेगी तो वो कहलाएगा विद्युत वाहक बल, ठीक है। तीनों चीज़ समझ में आ गया होगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, धातु विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, 25 डिग्री टेम्परेचर पर इकाई सांद्रता पर जो इलेक्ट्रोड विभव है वही मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है। सेल विभव क्या है, दो अर्ध सेलों का विभव का अंतर सेल विभव होता है। विद्युत वाहक बल क्या है, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है तब जो सेल विभव सेल मानक विद्युत वाहक बल कहलाएगा। निकालते कैसे हैं, कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को घटा देते हैं, और मानक अवस्था पर यदि करते हैं तो ये चीज़ मानक का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मानक अवस्था पर सेल विभव कहलाएगा या विद्युत वाहक बल कहलाएगा। जब धारा नहीं लेंगे तब कहलाएगा सेल विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। निकालने का तरीका हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, इसका विभव 0 लेते हैं। इस प्लेटिनम पर अपचयन भी हो सकता है, ऑक्सीकरण भी हो सकता है। ऑक्सीकरण होगा तो हाइड्रोजन गैस H+ में जाएगा और अपचयन होगा तो H+ हाइड्रोजन बनाएगा। अभी समझे हैं ना। कॉपर के साथ क्या हुआ था, हमने नहीं दिखाया था लेकिन अंडरस्टूड होगा। जिंक के साथ मैंने दिखा दिया था। कॉपर के साथ में क्या होगा कि हाइड्रोजन जो होगा H+ में जाएगा इलेक्ट्रॉन लॉस करके, बैलेंस करने के लिए, ये ऑक्सीकरण हुआ। और कॉपर का क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहा है, यानी ये ऑक्सीकृत होगा कॉपर के साथ और कॉपर आयन अपचयित होगा। इसलिए आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़े तो सुन लीजिए, क्या जिसका ये कॉपर HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, यानी कॉपर 2+ यानी H+ नहीं बनाएगा, नहीं देगा। समझ रहे हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये ऑक्सीकृत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये H+ पहले से ही है तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, यानी कॉपर क्लोराइड नहीं बनता है। क्लियर है, यानी कॉपर धातु HCl के साथ क्रिया करके कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका जो विभव है धनात्मक आता है, हाइड्रोजन का 0 है, इसका धनात्मक आया तो ये अपचयित हो सकता है, ऑक्सीकृत नहीं हो सकता है, ठीक है। जबकि जिंक कर सकता है, जिंक HCl के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस दे सकता है। लेकिन यही क्रिया HNO3 के साथ हो सकता है। किसके कारण होता है भाई, नाइट्रेट आयन के कारण होता है, न कि H+ के कारण होता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई क्या क्या। गैल्वान सेल क्या है, जो ऐसा यंत्र है, समरी सुन लीजिए। सेल क्या है, सेल एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यदि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है तो विद्युत वाटनी सेल कहलाएगा, और यदि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तो गैल्वानिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टाइक सेल। यदि जिंक और कॉपर यूज कर रहे हैं तो उसी वोल्टाइक सेल या गैल्वानिक सेल को डेनियल सेल कहेंगे। क्लियर है। अब हमने आज अभी स्टडी जो डिटेल बताया वो गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल के डिटेल मैकेनिज्म बताया कि एनोडिक पार्ट कैथोडिक पार्ट दोनों अर्ध सेल जोड़ेंगे तो सेल, और सेल का विभव इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर होता है। इस एनोडिक और कैथोडिक के जो अंतर आता है वो सेल विभव होता है। एनोडिक वाले या कैथोडिक वाले का इलेक्ट्रोड जो निकालते कैसे हैं, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से निकालते हैं। इन दोनों को अलग अलग टाइम में अलग अलग निकाल कर पता कर लेंगे, फिर इन दोनों को अंतर कर लेंगे तो सेल विभव कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये आज की टॉपिक कंप्लीट। क्लियर, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए कि क्या नहीं समझ में आया। वीडियो अच्छा लगे तो यस यल करके सपोर्ट करिए।